नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के खिलाफ आज दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी इंडिया के लीडर्स सड़क पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और बाकी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया। प्रोटेस्ट मार्च निकालने से पुलिस इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक रही थी। सड़क पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। इस बीच अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड फांद कर निकल गए। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अगर ऐसी शिकायत आई है तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश में जहां वोट की लूट हो रही है। अखिलेश ने कहा है कि संसद में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वो सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। प्रियंका गांधी ने भी कहा ये हमें रोक रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं, कायर हैं, ये सरकार कायर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक पहुंचने नहीं देती तो हमें समझ नहीं आता कि उसे किस बात का डर है। इस मार्च में सभी सांसद थे। हम शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे थे। हम चाहते थे कि चुनाव आयोग सभी सांसदों को बुलाता, हम मीटिंग करते और अपना अपना पक्ष रखते, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि सिर्फ 30 मेंबर आए। ऐसा कैसे संभव है? कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि चुनाव आयोग चोरी से बनाई गई सरकार को बचाने में लगा हुआ है। ये राहुल गांधी जी के खुलासे का असर है कि चुनाव आयोग अब हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ है, वरना चुनाव आयोग अब तक राजनीति की भाषा बोल रहा था। बता दें, चुनाव आयोग ने जयराम रमेश समेत दूसरे नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया है। इसमें 30 राजनेताओं की संख्या की इजाजत दी गई है। हालांकि जयराम रमेश ने इसके बाद एक चुनाव आयोग को लेटर जो लिखा है वो ट्वीट किया है और कहा है कि हम शांतिपूर्ण मार्च के बाद सभी सांसद मिलकर चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात होगी, जिनमें मुख्य रूप से बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया और दूसरे राज्यों में लागू करने की योजना शामिल है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ये बैठक हमारी संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप होगी। विपक्ष के चुनाव आयोग कार्यालय तक किए जा रहे विरोध मार्च के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग बेहोश हो गईं। इसके बाद राहुल गांधी और बाकी सांसदों को उन्हें सहारा देते और मदद करते हुए देखा गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत और उनके ठिकाने यानी कि वो कहां पर हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। राउत ने लिखा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राउत ने याद दिलाया कि 21 जुलाई की सुबह धनखड़ राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई सामान्य तरीके से चला रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नजर आ रहे थे और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस भी की थी। कार्यवाही स्थगित करने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन शाम 6 बजे उनके इस्तीफे की घोषणा हो गई, जिसे राउत ने चौंकाने वाला बताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 21 जुलाई से लेकर आज तक हमारे उपराष्ट्रपति कहां हैं, उनकी सेहत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर भारत के लिए जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य रूसी तेल के भारत, चीन और ब्राजील जैसे ग्राहकों को कुचलना है। ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मदद करने का खामियाजा भारत भुगत रहा है। ऐसा करने वाले ब्राजील और चीन जैसे दूसरे देशों को भी भारत की तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुनिया में जो देश दादागिरी करते हैं वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास मजबूत अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक होती है। बता दें, उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत पर अमेरिका ने अब तक के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। गडकरी ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो अपने निर्यात बढ़ाए, आयात कम करे और विज्ञान व तकनीक का पूरा उपयोग करके
आत्मनिर्भर बने। गडकरी ने कहा कि अगर हमें बेहतर तकनीक और संसाधन मिले तो हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि पूरे विश्व का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा, जिन्हें कभी समाज सेवा माना जाता था, अब अत्यधिक व्यावसायीकरण का शिकार हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा बेहद जरूरी हैं और पहले इन्हें सेवा माना जाता था, लेकिन अब दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। दोनों का व्यावसायीकरण हो गया है। ये ना तो सस्ते हैं और ना ही सुलभ हैं। संघ प्रमुख ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल और अस्पताल नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि आम आदमी की पहुंच से ये इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवा का कार्य माना जाता था, अब इसे कारोबार का रूप दे दिया गया है। उन्होंने चिंता जताई कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवसाय बन जाते हैं तो वो आम लोगों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाते हैं। बता दें, मोहन भागवत का ये बयान नेता विपक्ष राहुल गांधी की बातों से मेल खाता है। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि शिक्षा जैसी मूल्यवान चीज को कारोबार के रूप से बाहर कर देना चाहिए सरकार को। राहुल गांधी ने IIT मद्रास में भी कहा था कि सरकारों को चाहिए कि वो अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्राइवेट करके और पैसे के लालच या इनाम देकर अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राहुल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सब कुछ प्राइवेट के हवाले कर दें। सच कहूं तो आप शिक्षा में सिर्फ पैसे का लालच या किसी तरह का आर्थिक इनाम जोड़ देते हैं तो असल में आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक मंत्री का नाम लिए बिना कहा एक मंत्री को ये कहते हुए सुना था कि भारत में शिक्षा $1 ट्रिलियन का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि अब देखिए, बिजनेस आम आदमी के लिए नहीं होता है, बिजनेस वही करेगा जिसके पास पैसा है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा शिक्षकों का कर्तव्य हुआ करती थी, शिक्षक अपने छात्रों की चिंता करते थे। ठीक वैसे ही डॉक्टर भी मरीज के घर बिना बुलाए पहुंच जाते थे और इलाज करना अपना कर्तव्य समझते थे। लेकिन अब शिक्षा और डॉक्टर दोनों का काम सिर्फ एक पेशा बनकर रह गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में तुरंत आसान और सस्ती इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरों के मुताबिक अमेरिका में रहते हुए भागवत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत से अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टाम्पा शहर में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं, अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। बता दें, ये पहली बार है जब अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ इस तरह की परमाणु धमकी दी गई हो। भारत पाक संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जैसे ही वो बनाएगा हम उस पर 10 मिसाइलें दाग देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारतीय परिवार की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की नेताओं की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने का संकेत देने वाले देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब उनकी कैबिनेट के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के कई लोगों की ओर से पिछले कई हफ्तों से फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग हो रही थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ की मौत हो गई है। वो अपने 4 साथियों के साथ एक हमले में मारे गए। ये हमला जानबूझकर उन पत्रकारों के टेंट पर किया गया था जो खबरें कवर कर रहे थे। रविवार देर शाम हुए इस हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई। हमला इतना सटीक था कि सीधे पत्रकारों के टेंट को निशाना बनाया गया, जिससे वहां मौजूद लोग बच नहीं पाए। हमले के कुछ देर बाद IDF ने पुष्टि की कि उसने अनस अल शरीफ पर हमला किया है। IDF ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि वो हमास में एक आतंकवादी सेल के
प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे। आईडीएफ ने हमले में मारे गए अन्य किसी भी पत्रकार का जिक्र नहीं किया। अल जजीरा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद मुआवाद ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अल शरीफ गजा के भीतर खबरें देने वाले दुनिया की एकमात्र आवाज थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.